विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? चलिए यहाँ पर देखिए, कमेंट करिए सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति का प्रथम शिकार इनमें से कौन सा हुआ था? तो सभी लोग जानते हैं लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति, या इसी को हम व्यक्तिगत सिद्धांत की कहते हैं, इसी शुरुआत किया था। और सर्वप्रथम इस नीति का जो शिकार हुआ था वो आपका हुआ था सतारा राज्य हुआ था। कौन सा राज्य था? सतारा राज्य था। कब हुआ था? 1848 में शिकार हुआ था। 1848 में हुआ था। इसके बाद आपके संभल होते हैं, उदयपुर भी होता है, झांसी भी होता है, नागपुर भी होता है, लेकिन पहले नंबर पे स्टार्टिंग कहां से होती है? सतारा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर आपको बताना है। पूछा गया, रास बिहारी बोस के द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा सेकंड नंबर का। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय फौज। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका, आंसर बी के साथ जाएगा। चलिए वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, जो लोग बाद में आ रहे हैं, कमेंट सभी लोग करते रहिए। अगला प्रश्न बताइए। बहुत ही अच्छा, यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर आपका होने वाला है, और सभी लोग कंसंट्रेट होकर जवाब दीजिएगा, कोशिश करिएगा आंसर आज सही से सही ज्यादा सभी लोग करें। अगला प्रश्न बताइए। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। इनमें से कौन सा उपवेद नहीं है? कौन सा उपवेद नहीं है? तो आप कहेंगे उपवेद की बात हो रही है तो आप कहेंगे धनुर्वेद होता है, शस्त्र शास्त्र होता है, आयुर्वेद होता है, लेकिन योग वेद थोड़ा होगा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा गया, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है यानी 3 सुमेलित हैं, चौथा नहीं है। आप कहेंगे हुमायूं नामा की रचना तो गुलबदन बेगम ने किया था, है ना। हुमायूं नामा जो हुमायूं लिखा हुआ है तो गलत है, यहाँ तो हुमायूं गुलबदन बेगम होना चाहिए था। बाबर नामा की बाबर के द्वारा है, शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर, ये सब आपके सही दिए गए। यहाँ का अगर गुलबदन बेगम अगर लिखा होता तो सही हो जाता। गुलबदन बेगम नहीं लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, इसी को टिक कर दीजिए, ये सुमेलित नहीं है। हुमायूं नामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम की है। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे, और आपसे पूछा गया है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं? किस स्थान पर उपलब्ध है आपको बताना है। तो आंसर क्या होगा बताइए। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर पे, गुजरात में वल्लभी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर नहीं डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात में वल्लभी। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। इनका जन्म आपका महावीर स्वामी का आपका कहाँ पे हुआ था? वैशाली, जो कि बिहार में पड़ता है, और पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, वो भी आपका बिहार में ही पड़ता है। अगला प्रश्न बताइए। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम पूछा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम क्या कहते हैं? विक्रमादित्य कहते हैं। समुद्रगुप्त के बेटे रहते हैं, और समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या रहता है? चंद्रगुप्त प्रथम रहता है। यहाँ पर इनकी पुत्री का नाम पूछा गया है, पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर आपको जवाब देना है, और पूछा गया 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? 7 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 7 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर, और भी ऑप्शन दिखा देते हैं, है ना। चलिए और भी ऑप्शन देख लीजिए। अब देखिए सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। 7 नंबर का जवाब यहाँ पर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने, बिल्कुल सही है, यहाँ पर दो कहानी नाम से सिक्कों का प्रचलन करवाया था। आंसर जाएगा बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? स्वदेशी आंदोलन आप सब लोग जानते ही हैं, बंगाल विभाजन के समय स्टार्ट होता है, 1905 में स्टार्ट होता है, और इसमें पूछा गया है तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे। ये तो आसानी से आप बता देंगे। हाँ वो वाला मत समझिएगा, केसरिया व्हाइट, है ना, और हरा, वो नहीं। ये आपका था हरा सफेद, क्या कहते हैं, ये था लाल हरा और पीला। लाल हरा और पीला जो रंग बनाया गया तिरंगे में, कौन कौन से रंग थे आपके? लाल हरा पीला। आंसर जाएगा सी नंबर के साथ।
आंसर नंबर सी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका होगा, लाल हरा पीला थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 जुलाई 1947 को भारतीय तिरंगे को अपनाया गया था, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित किया गया था, आपको बताना है। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट हमने बहुत बार बताया, 1773। आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर डी नंबर के साथ जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? स्वतंत्रता सेनानी का आपको नाम बताना है जिन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। 10 नंबर का आपको जवाब देना है और आंसर हमारे बीच आ चुका है। 10 नंबर का बताया जा रहा है भगत सिंह। भगत सिंह, जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। आंसर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी पूरा चक्कर करता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर यहां पर क्या हो, 11 नंबर, एक चक्कर पूरा करता है। बिल्कुल सही है, एक आएगा, एक चक्कर क्या है, पूरा करता है। भारत के मुख्य भूमि के देशांतर यहां पर बताइए रिक्त स्थान है के बीच फैले हुए हैं। भारत की मुख्य भूमि के देशांतर यहां पर किसके बीच फैले हुए हैं, बताइए इसका आंसर यहां पर क्या होगा, 12 नंबर का। और 12 नंबर का बताया जा रहा है, देखिए उत्तरी गोलार्ध में बात करते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है, उत्तरी अक्षांश हो गया। और पूर्वी देशांतर की अगर बात करते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 है, यानी 68 7 97 25। आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए नंबर के साथ। यहां पर ए नंबर आपका सही होगा, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। देखो यहाँ पर वैल्यू तो सब जगह सेम दे रखा था, है ना, 3 जगह, पर यहाँ पर पूर्व पश्चिम से घुमा रहा था, इसलिए याद रखिएगा पूर्व वाला आपको लगाना है। अगला बताइए। बताइए किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इसमें आप लोगों ने एक ट्रिक पढ़ी होगी, है ना। मित्र पर क्या कौन सी ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र से क्या होता है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। ये आपके ऐसे मतलब स्टेट हैं, भारत के 8 ऐसे स्टेट हैं जहां से कर्क रेखा आपकी क्या हो गुजरती है ना, गुजरती है। और यहाँ पर बोला गया किसी ने गुजरती है, तो उड़ीसा, देखिए इस फार्मूले में कहीं उड़ीसा आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए मार दीजिए। अगला बताइए। चलिए 14 नंबर का देखिए जवाब देना है। पूछा गया भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है। 1493 फीट है, यहाँ पर आपको बताना है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे कुंचिकल जलप्रपात, ये कर्नाटक में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। प्रशांत के रिंग का, यहाँ पर प्रशांत के रिंग को रिक्त स्थान है का वलय भी कहा जाता है। 15 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, प्रशांत के रिंग को आग का विलय यानी रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। रिंग ऑफ फायर यानी फायर की बात हो रही है ना, तो आग से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर लगा देना। अगला प्रश्न बताइए। नई औद्योगिक नीति 1991 के समय वित्त मंत्री इनमें से कौन थे। जब नई औद्योगिक नीति आई थी 1991 के टाइम पे पूछा गया है, उस समय वित्त मंत्री कौन थे। 16 नंबर का जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है। उस समय आपके वित्त मंत्री थे आपके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आपके थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वही आपके उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे। आंसर जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ। अगला प्रश्न बताइए। इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर आप सुने होंगे, जैसे जीएसटी आपको कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है ना। यहाँ पर भी बताना, जीएसटी वाला ऑप्शन ही नहीं दिया, नहीं तो बता ही देते आप लोग। यहाँ पर सीमा शुल्क जो लिखा है ना, सीमा शुल्क ऐसा है, ये आपका कैसा है, अप्रत्यक्ष कर है। उत्पादन शुल्क आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर पूछा ना, ये सब आपके क्या अप्रत्यक्ष कर है। आंसर जाएगा सी नंबर के साथ, बिल्कुल देखिए सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। प्रधानमंत्री के द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घोषित किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब घोषित किया गया था, और ये किया गया था 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत, हरियाणा के पानीपत से किया था। हरियाणा में पड़ता है पानीपत, याद रखिएगा। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बताइए। महालनोबिस मॉडल किस पर आधारित था, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। ये आपकी थी 1900 क्या बोलते हैं 51 56, 56 से आपकी थी 61, है ना। ये आपकी थी दूसरी वाली थी, दूसरी वाली थी आपकी, दूसरी में था आपका।
हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, दूसरी वाला ही होगा। अगला प्रश्न बताइए। बैंकिंग सुधार समिति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बैंकिंग सुधार को अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो समिति है ना, इसको सुधार नाम से जानते हैं। इसका आंसर आपका होगा नरसिंघम समिति। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग आप लोग जानते ही है ना। यहाँ पर 21 नंबर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? हाँ, वित्त आयोग के लिए जो बताया गया है, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल यहाँ पर क्या होगा? आर्टिकल 243 आई के अनुसार, है ना, पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का अधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल को है। आंसर जाएगा संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें किया गया है? बहुत ही आसान प्रश्न है। भाग नंबर 3 यूएसए से लिया गया है। 12 से 35 कहाँ लिखा हुआ है? 12 से 35 ही तो है, 12 से 35 है ना, ऑप्शन नंबर पहला होगा। 36 से 51 भाग नंबर 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि आयरलैंड देश से लिए गए हैं, वो भाग नंबर 4 में आता है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 23 नंबर, एक से अधिक के लिए। देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय तो उत्तर प्रदेश में है केवल आपका। दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली वाला है। गुजरात की तो गुजरात, लेकिन मुंबई वाले में ना, इसमें आपके कई सारे आते हैं, कई सारे क्षेत्र हैं इसमें आते हैं, जैसे महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, कई सारे आते हैं। आंसर यहाँ पर आपको डी नंबर लगा के आना है। अगला प्रश्न बताइए। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित आपका नहीं है? निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित आपका नहीं है? यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग, आंसर क्या होगा? जो लोग बाद में आए वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। यहाँ पर देखिए 24 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर कह रहे हैं शेयर बाजार जो है आपका समवर्ती सूची, ये आपका क्या गलत है? क्या बोला गया था इसमें? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? वन, समवर्ती सूची, डाकघर, संघी, ये सब है। लेकिन जो शेयर बाजार है ना, ये आपका क्या गलत दिया गया था, है ना। आंसर जाएगा आपका, ये आपका आता है संघ सूची में। कौन सूची में? संघ सूची में। है ना, ये संघ सूची में आता है, संवर्ती में नहीं, संघ में आता है। अगला प्रश्न बताइए। देखिए 25 नंबर प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है और ये आपका है 91वां संविधान संशोधन। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ से देखिए प्रश्न आपके साइंस के स्टार्ट है। बोला गया प्रश्न में सरौता जो है किस श्रेणी का उत्तोलक है? सरौता आपका आता है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आएगा। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहां पर बनता है? देखिए दूर दृष्टि दोष जब होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं बट निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। जब निकट दृष्टि दोष होता है तो निकट की दिखाई देंगी, दूर की दिखाई नहीं देती। और इसमें आपसे क्या पूछा गया, प्रतिबिंब कहां पर बनता है? 27 नंबर में देखिए प्रतिबिंब पूछा गया है, प्रतिबिंब पूछा गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? और ये बनता है आपका रेटिना के पीछे बनता है ना, रेटिना के पीछे बनता है। यहाँ पर 27 नंबर का सी नंबर आपका सही है। अच्छा ये बताइए, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? उत्तल करते हैं कि अवतल करते हैं? और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? उत्तल की अवतल, है ना। तो ये प्रश्न का आंसर आप सब लोगों को कमेंट में बताना है कि दोनों लेंस की अगर दिक्कत है, दूर दृष्टि दोष है या निकट है, तो इन दोनों के लिए लेंस अलग है, एक में उत्तल एक में अवतल है। अब आपको ये बताना है कमेंट में कि कौन किसका होता है, ठीक है। ये हमने आपको होमवर्क दे रखा है, इसको आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न बताइए, कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर आपका होगा रेयान। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है? कृत्रिम आर्टिफिशियल वर्षा के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है आपको बताना है। 29 नंबर, तो ये प्रश्न हमने कई बार बताया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है सिल्वर आयोडाइड, बिल्कुल सही है। एजीआई इसका फार्मूला होता है, एजीआई।
हाँ बिल्कुल सही है, सिल्वर आयोडाइड बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? पौधे के किस भाग से? तो आंसर क्या होगा बताइए, तना। तना होगा ना, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी आप। लिखा हुआ है किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? यहां से हिंदी का प्रश्न आपकी स्टार्ट है। 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या होता है? 50 वर्ष जब पूरे होते हैं स्वर्ण जयंती होता है, 100 वर्ष पूरे होते हैं शताब्दी होता है, 50 वर्ष पूरे होते हैं तो 25 वर्ष पूरे होते हैं तो रजत जयंती। 25 रजत, 50 स्वर्ण और 100 शताब्दी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, सख्यागमन का संधि विच्छेद क्या होगा? 37 नंबर। सखी प्लस आगमन बराबर होता है सख्यागमन होता है, यण स्वर संधि होगी, बड़ी और बड़ा आ मिलकर या बना देगा, आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, 38 नंबर बताइए, पूछा गया है नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होगा? 38 नंबर। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है? ये आर्टिफिशियल एक तरीके से, इसका उल्टा क्या होता है? नहीं नहीं, ये तो मतलब आपका नेचुरली है नैसर्गिक, इसका विलोम होता है आपका कृत्रिम। तो पर्यायवाची तो प्राकृतिक ही होगा ना, आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला बताइए, लिखा हुआ है मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा बताइए, यहाँ पर क्या होगा? 39 नंबर का देखिए, यहाँ पर कमेंट करते रहिए सभी लोग। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, सही मुहावरा क्या होगा? तो इसका मतलब होगा अन्न जल उठ जाना। अन्न जल क्या होगा? उठ जाना। यहाँ पर देखिए विलोम बताना है, विलोम दृष्टि से आपको बताना है युग्म अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है? आप कहेंगे चल का होता है अचल होता है, सचल नहीं होता। चल का विलोम क्या होता है दोस्तों? चल का होता है अचल होता है, जो चल ना सके। सचल थोड़ा तो पर्यायवाची लिख दिए, यही वाला आपका अशुद्ध है, बाकी सब आपके सही थे। आसान था। चलो यहाँ से प्रश्न आपके करंट अफेयर्स की स्टार्ट है, और 51 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है, अगस्त 2023 में भारतीय जीवन बीमा निगम के नए एमडी के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्ति हुई है? किस व्यक्ति की नियुक्ति हुई है, उनका नाम आपको बताना है। और 51 नंबर का देखिए जवाब हमारे बिछा चुका है, आर दोरई स्वामी, आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। आर दोरई स्वामी। अगला प्रश्न बताइए, चलिए 52 नंबर बताइए, अक्टूबर नवंबर 2023 में भारत में आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान किस संस्था ग्रुप के द्वारा प्रारंभ किया गया है? 52 नंबर का बताया जा रहा है, आंसर हमारे बिछा चुका है और कह रहे हैं हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा बताइए। अडानी ग्रुप बता रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, अडानी ग्रुप। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। अगला बताइए, यहाँ पर बताइए 53 नंबर देखिए बताना है, निम्न में से कौन सा पुस्तक द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक या लेखिका हैं? और इनके लेखिका हैं रूपा पाई। रूपा पाई देख लीजिए किसका किसका जवाब आ रहा है, रूपा पाई बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 54 नंबर। तो 54 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 29 जून। अगला प्रश्न बताइए, 55 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 121 मतलब 121 कितना है 12,100 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? 55 नंबर का देखिए कमेंट करिए, यहाँ पर आंसर होगा वाराणसी। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर देखिए 56 नंबर आपसे पूछा गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 17 जुलाई 2023 को किस देश की नौसेना बलों के साथ भारतीय नौसेना के दो प्रमुख जहाजों आईएनएस सहाद्री तथा आईएनएस कोलकाता ने द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स में प्रतिभाग किया है ना? यहाँ पर आंसर क्या होगा?
देखिए एक प्रश्न को लेकर आप लोग कितना कंफ्यूज हैं। क्वेश्चन था 9 मार्च 2002 था, 2006 थोड़ा था। 9 मार्च 2002 का हमने पूछा था, शनिवार होगा, मोबाइल के में आप चेक कर सकते हैं। 2006 नहीं था, 2002 था। हमने क्वेश्चन 2002 वाला दिया था ना, 2006 कहाँ से आ गया। चलिए 56 नंबर बताइए, आंसर क्या होगा 56 नंबर का। 56 का होगा बी नंबर, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न बताइए, 57 नंबर बताइए। वो क्वेश्चन पे 9 मार्च 2006 नहीं था, 2002 था, है ना। 2006 के हिसाब से लगा दिया होगा, हो सकता है, और हमने 2002 दिया था। 57 नंबर बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा। 57 नंबर का कमेंट करते रहिए सभी लोग। और यहाँ पर बताया जा रहा है बी नंबर, 16 जुलाई 2023 को टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन, यहाँ पर बता रहे हैं कार्लोस अल्काराज। ये प्रश्न तो भी हमने कराया था, इसके पहले भी करवाया था। नोवाक जो कि इसको हराया है, सर्बिया के थे ये। अगला प्रश्न बताइए, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने ट्रोकोमा का उन्मूलन कर वैश्विक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 58 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, 58 नंबर का जवाब दीजिए सभी लोग। आंसर आएगा इराक। ईरान की राजधानी तेहरान, इराक की राजधानी बगदाद। अगला प्रश्न बताइए 59 नंबर, यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में यूएसए ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत की इस सूचकांक में कितनी रैंक है, भारत की रैंक इस सूचकांक में कौन सी है। 59 नंबर बताइए, और 59 नंबर का जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा 42वीं रैंक है आपकी। कौन सी रैंक है, 42वीं रैंक है। 42वीं रैंक जिनका आ रहा है, अच्छा सही दे रहे हैं, वो लोग 61 में मार दिया है, क्या बात है। यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में यूएसए ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारत की इस सूचकांक में रैंक कितनी है, 161वीं नहीं, 42वीं है। 42वां तो है, 55 देशी है टोटल, 55 देशों में निकाला गया है, तो 161 देश कैसे आ गए। चलो आगे बताइए, 161 किसी और में पड़ा होगा, तो उसका इसका मैचिंग करवा देते हैं। चलो आगे बताइए, अगला प्रश्न बताइए, विकास सिन्हा जिनका हाल ही में 11 अगस्त 2023 को 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र संबंधित थे। हाँ यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए। 60 नंबर का जवाब आ चुका है, डी नंबर बता रहे हैं, परमाणु भौतिक विज्ञानी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, है ना, यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न बताइए। देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में था भारत का 161वां स्थान, ठीक है ना। तो 161 आप लोग बताए थे, है ना, वो 161वां आपका है, किसमें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। आप लोग पढ़ लेते हैं, बस क्वेश्चन जहां आया ऑप्शन दिखा 161 वाला है, वह मार देते हैं। इसलिए बहुत एग्जाम में ध्यान से देना है, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा कौन कौन किसका स्थान है। चलिए आप बताइए, कौन सी बेलारूस की राजधानी है। 61 नंबर बताइए, बेलारूस की राजधानी आपकी कौन सी है, मिन्स्क है। 62 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 नवंबर को कब मनाया जाता है बताइए। 2 दिसंबर। 62 नंबर, 62 का बी। कह रहे हैं सर डीआई क्लास अलग से ले लेना प्लीज सर जी। चलिए भैया करा देंगे, डीआई के अलग से करवा देंगे, ठीक है, परेशान मत हुई, इसका डीआई हम अलग से करवा देंगे, ठीक है। चलिए डीआई इसका हम अलग से करवा देंगे। अगला प्रश्न बताइए, जो लोग देखिए बाद में आए वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, बहुत लोग लाइक करना भूल जाते हैं, बार बार चिल्लाना पड़ता है, एक बार आप लाइक कर दीजिए, आपके लेकर मेहनत की जा रही है, तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी सैयद मोदी का संबंध किस खेल से है। सैयद मोदी का संबंध किस खेल से है, आपको बताना, आंसर यहाँ पर क्या होगा। 63 नंबर, और 63 नंबर का जवाब आ चुका है बैडमिंटन, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, इसकी देखिए स्थापना आपकी 1919 में होती है, एक बार यही पूछ लिया गया था, है ना, आईएलओ। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, 64 नंबर बताइए। आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, त्रिवेणी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, 65 नंबर बताइए। और ये आपका कहाँ पर मनाया जाता है बताइए।
त्रिवेणी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? 65 नंबर का आंसर काफी लोगों का अलग अलग क्यों आ रहा है? हाँ, प्रयागराज में मनाया जाता है। प्रयागराज यानी इलाहाबाद, अब इसका नाम बदल गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। मलेशिया की मुद्रा का नाम बताइए क्या है? मलेशिया की मुद्रा, 66 नंबर। मलेशिया की मुद्रा क्या है? और ये आपकी है रिंगित है, मलेशियाई रिंगित। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। 67 नंबर। 67 नंबर आपसे पूछा गया है, गिलम पेसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के लेखक कौन है? है ना, यहाँ पर आपके लेखक का नाम पूछा गया है। जिनके लेखक हैं आपके, ये जो आपकी है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, बिल्कुल सही है। और 1934 में, है ना, 1934 में पुस्तक लिखी गई थी। आंसर जाएगा आपका सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। लिखा हुआ है, भारत उत्तर पश्चिम में रिक्तस्थान है के साथ अपनी भूमि साझा करता है ना, किसके साथ अपनी भूमि साझा करता है? तो यहाँ पर आंसर होगा अफगानिस्तान के साथ। कितने किलोमीटर की साझा करता है? 106 किलोमीटर की, 106 किलोमीटर की। अगला बताइए। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इरविकुलम या एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये केरल राज्य के आपके कौन से जिले में पड़ता है? ये इडुक्की जिले में पड़ता है। तो केरल दिया, केरल लगा दीजिए। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? और यहाँ पर बता रहे सेपक टकराव, है ना, यहाँ पर आपका कौन सा होगा? हाँ, टकराव, बिल्कुल सही है। आंसर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। नंबर आपसे पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनाई गई थी? और आंसर हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही है, कह रहे हैं कांस्य से, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? आंसर जाएगा पाली भाषा में दिया था, बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ था? देखिए प्रश्न आपका पूछा जाता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आपका ये शुरू हुआ था, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जो अध्यक्ष होंगे वही तो अधिवेशन में पास करेंगे। तो कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे उस समय? उस समय कर रहे थे अबुल कलाम आजाद। आंसर जाएगा 3 नंबर का बी नंबर के साथ। 3 नंबर का बी जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। हाँ, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। देखिए मौर्य साम्राज्य आपका सिलेबस में दिया गया है, हालांकि स्पेशली आपको अशोक के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया है सिलेबस में। और चंद्रगुप्त मौर्य की जब हम बात करते हैं, उनके बेटे का नाम बिंदुसार था, बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था ये कब से कब तक चला था आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इनका जो टाइम पीरियड था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? बहुत बार बताया है। और 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ से लिया गया है। आंसर जाएगा आनंद मठ, है ना, बिल्कुल सही है। 5 नंबर का बी। गीतांजलि में तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया 1857 का विद्रोह के दौरान नाना साहब और बेगम हजरत महल भागकर कहाँ चले गए थे? बताइए कहाँ पर भाग के चले गए थे? और ये चले गए थे आपके नेपाल। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न आपके सामने है। 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपको जवाब देना है। और बाकी लोग भी कमेंट करते रहिए, जो भी लोग लाइव हैं सभी लोग कमेंट करते रहिए। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान हक आ सर्व नामक सिंचाई कर वसूलता था? 7 का आंसर क्या होगा? और 7 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, फिरोज शाह तुगलक। 1824 ईस्वी में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से कहाँ जाने से इनकार कर दिया है? कहाँ जाने से इनकार कर दिया है? 8 नंबर बताइए। तो 8 नंबर का जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा बर्मा। सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 9 नंबर का बताइए। सारागढ़ी की लड़ाई है आपकी, ये आपकी भारतीय सेना और अफगान और अकजई के बीच 12 सितंबर 1897 को लड़ा गया था। आंसर जाएगा आपका बी नंबर के साथ। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। मार्ले मिंटो आपका है 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। मार्ले मिंटो भी कभी कई बार पूछ लिया जाता है। मार्ले मिंटो 1909 है। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पूछेगा तो भारत शासन अधिनियम 1919 वाला आपको लगा के आना है। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, 11 नंबर है। बताना है भारत के
निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? जब हम सबसे लंबी तटरेखा की बात करते हैं तो गुजरात राज्य की है, और गुजरात की अगर लेंथ की बात करेंगे तो 7516.6 किलोमीटर। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? चंदन का जो पेड़ है किस प्रकार के वनों में उगता है? 12 नंबर का बताया जा रहा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा अगर हम डेल्टा की बात करते हैं तो आपका है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? हीरा पन्ना नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश, एमपी। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, बताइए क्या होगा। पूछा गया मधेसी जनजाति भारत और उसके पड़ोसी किस देश से संबंधित है? और 15 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा भारत और नेपाल देश के साथ संबंधित है। आंसर लगाइए ए नंबर वाला। जिनका भी ए आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, अगर हम विश्व लेवल में बात करते हैं ना हरित क्रांति के जनक, तो आप कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग। हमने कहा बात सही है। अगर हम भारत में कहते हैं कि बताइए हरित क्रांति जनक किसे कहते हैं, तो आप कहते हैं MS स्वामीनाथन। ये सब नहीं पूछा गया, पूछा गया है आपसे हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है। हो सकता है बहुत लोग पहली बार ये नाम ही सुन रहे होंगे, है ना। HYVP होता क्या है? हाँ, इसके जनक तो आप मानते ही हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, जो कि हमने बताया ही आपको कि भारत में हरित क्रांति जनक कौन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, हाई यील्डिंग वैराइटीज प्रोग्राम। आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। 16 नंबर का देखिए यहाँ पर सी है, बहुत लोग ए नंबर दे रहे हैं, ए नहीं सी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे आप कहते हैं शॉर्टकट में SBI, बताइए SBI बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 17 नंबर का जल्दी से कमेंट करिए, तो हम आगे आप बढ़े 18 नंबर पे। जल्दी से कमेंट देखते हैं किसका सबसे पहले आ रहा है, हाँ ना। 17 नंबर का कमेंट करिए तो हम आगे बढ़े और आपको 18 नंबर पे पहुंचा दे। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? अभी कमेंट किसी का नहीं आया है, चलिए कमेंट करते रहिए सभी लोग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? और आंसर आ गया है 1 जुलाई 1955। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है 1 जुलाई 1955। हाँ, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीयकरण RBI का कब हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो वो आपका हुआ था 1 जनवरी 1949। RBI की बात करेंगे 1 जनवरी 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे 1 जुलाई 1955। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला प्रश्न बताइए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? अवमूल्यन आप समझते ही है, रुपए और डॉलर के कंपेयर में आप देखते ही है। पहले डॉलर कितने में चलता था? 60 70। जब देश आज़ाद हुआ 1 रुपये $1 के बराबर था। अब आज के समय में देखिए 82 रुपये में पहुंच गया है ना। तो जितना रुपए की वैल्यू क्या होगी, कम होगी डॉलर के पेक्षा, वो इसी बोलते हैं अवमूल्यन। और कितनी बार किया गया? आंसर जाएगा 3 बार। विकल्प नंबर जाएगा बी के साथ। बी नंबर देख लीजिए, सभी का आ रहा है तो अच्छी बात है। और कब कब हुआ ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। 1949 में हुआ था पहली बार, दूसरी बार 1966 में हुआ था, और तीसरी बार 1991 में। कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि पहली बार कब हुआ था, दूसरी बार कब हुआ था, तीसरी बार कब हुआ था। डेट याद रखिएगा तीनों। अगला प्रश्न बताइए। 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के लिए कितने प्रतिशत राशि की संतुष्टि की है? 19 नंबर बताइए क्या होगा। और 19 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है और बताया जा रहा है 30.5%। 12वां वित्त आयोग, 12वें वित्त आयोग की अवधि समझ रहे हैं कितनी थी? 2005 से लेकर 2010 तक थी। 13वां वित्त आयोग आपका था 2010 से लेकर 2015, है ना, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में वैट कब लागू किया गया? वैट एक अप्रत्यक्ष कर होता है, और ये जो भारत में आपका सबसे पहले वैसे तो पेश तो किया गया था 1986 में पेश किया गया था, लेकिन प्रश्न में बोला क्या गया है, बोला गया लागू कब किया गया? तो लागू आपका हुआ था 1 अप्रैल 2005 से। 1 अप्रैल 2005, ऑप्शन नंबर सी, 20 का सी नंबर सही है। और यहाँ पर बताइए भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान बनकर आपका तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो संविधान सभा के द्वारा ही तो किया जाएगा, संविधान सभा के द्वारा किया गया था। ए नंबर आपका सही है। और अगला प्रश्न आपके सामने है 22 नंबर, बताइए क्या होगा। प्रश्न पूछा गया है इनमें से कौन सी जोड़ी और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है? सुमेलित वाला आपको बताना है। तो हम आपसे कहेंगे बताइए, भारत का निर्वाचन आयोग जो है आर्टिकल नंबर 324 है, ये तो सुमेलित है, आपको पता भी होगा।
सर्वोच्च न्यायालय का जो है आर्टिकल नंबर 124 है, ना कि आपका 318। ये तो गलत दिया था। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 में बताया गया है। और राज्य का महाअधिवक्ता जो है आर्टिकल नंबर 165 है। आर्टिकल नंबर 165 में राज्य का महाधिवक्ता, इसलिए सभी के सभी गलत है ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर। 23 नंबर का जवाब दीजिए। पूछा गया संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान की अनुसूची नंबर 6 जो है किस राज्य में लागू नहीं होती है? कमेंट करिए सभी लोग। तो आप कहेंगे संविधान की 6ठी अनुसूची में बताया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में एक पृथक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और सिंपल सी बात है, मणिपुर उसमें आएगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का प्रावधान है वो सिर्फ आपका है सर्वोच्च न्यायालय में। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। जिनका भी ए नंबर आ रहा है बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था बताना, इनमें से कौन सी नहीं है? आप कहेंगे राज्य का वित्त आयोग है। हमने कहा बिल्कुल सही है। लोकसभा का सचिवालय भी होता है, केंद्र का वित्त आयोग भी होता है, लेकिन जो मानवाधिकार आयोग आपका है ये आपका नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। आप जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय एक मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, जो कि हर साल मनाया जाता है। और वो आपको डेट बतानी है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ से प्रश्न हमारे साइंस की स्टार्ट है। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला की बात करेंगे ज्योति तीव्रता का मात्रक है। 26 का जाएगा सी नंबर के साथ। बल का मात्रक न्यूटन है। दाब का मात्रक पास्कल है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। मेघों वाली है, बादलों वाली जो रात होती है, अगर आप देखे होंगे जो नॉर्मल रात होती है अधिक ठंडी होती है। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही होता है कि बादलों वाली रातों की अपेक्षा स्वच्छ आकाश वाली रातें अधिक ठंडी होती है, क्योंकि स्वच्छ आकाश वाली रात्रि में पृथ्वी पर छोड़ी गई उष्मा विकिरण के द्वारा आकाश में चली जाती है। आंसर जाएगा विकिरण। अगला प्रश्न बताइए। 10 दिसंबर को मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। बिल्कुल सही जवाब है। हमारे भी देखिए कमेंट आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। द्रव पदार्थ से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। तो आप तो कहते हैं उन्हें तो उर्दू क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं ना, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो द्रव से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये आपके होते हैं वाष्पीकरण होते हैं, वाष्पीकरण। और वाष्प से अगर द्रव में आना है तो संघनन होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आप कहेंगे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका होता है 7 होता है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? 30 नंबर का जवाब देना है। और 30 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम यहाँ बिल्कुल। अभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? अभय और उभय लिखा हुआ है। तो देखिए अभय का होता है निर्भय और उभय का मतलब होता है दोनों। आंसर जाएगा ए के साथ। कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? अनिक का पर्यायवाची की अगर बात करते हैं तो ये आपका सेना का होता है। अगला बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया है प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। आंसर क्या होगा? और आंसर हमारे बीच आ चुका है। 38 नंबर का बताया जा रहा है जीवन देने वाली दवा। आयादी संधि किसमें है बताइए? आयादी संधि 9 + 1 नाविक है ना, बिल्कुल सही है। तथा प्लस अयो तथयो वृद्धि संधि। ऊपर वाला कौन सा है? वृद्धि है। ऊपर वाला कौन सा है? वृद्धि है। उत प्लस योग उद्योग। उद्योग कौन सा होगा? उद्योग आपका व्यंजन संधि होगा। ये कौन सा है? व्यंजन संधि है। ये व्यंजन है। आप प्लस जा अब जे, ये भी व्यंजन होगा। ये भी व्यंजन आपका है। आंसर डी होगा। भील का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा? भील। भील का स्त्रीलिंग हो जाएगा भीलनी। क्या होगा? भीलनी। चेक कर लीजिए आ रहा है भीलनी। प्रश्न आपके करंट अफेयर्स की स्टार्ट है। 51 नंबर बताइए क्या होगा? प्रश्न पूछा गया है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का प्रथम 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? ये प्रश्न तो अभी हमने कल ही करवाया था। बताइए कौन सा गांव है?
चलिए यहाँ पर देखिए 51 नंबर कमेंट करिए, मोडेरा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए 52 नंबर बताइए। 52 नंबर में पूछा गया 18 जून 2023 को इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुए बैडमिंटन टूर्नामेंट में सुपर थाउजेंड्स वर्ग का पुरुष डबल्स खिताब जीतकर किन दो खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है? इतिहास रच दिया है, बताइए। और आंसर आपका होगा सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। 52 नंबर का बहुत लोग आंसर अलग अलग कैसे दे रहे हैं। 52 का सी है ना, सी नंबर आपका है। अगला प्रश्न बताइए। 53 नंबर बताइए। चलिए 53 नंबर बताइए। किस संस्थान के द्वारा विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य डॉक्टरेट स्तर पर भौतिकी के क्षेत्र में लिंग संतुलन प्राप्त करना है, को प्रारंभ किया गया है? आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, HBCSE के साथ। अगला प्रश्न बताइए। 54 नंबर का देखिए जवाब देना। आंसर यहां पर क्या होगा? किस राज्य सरकार ने दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन का प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश, योगी सरकार, योगी जी ने शुरू किया है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए। 55 नंबर का देखिए जवाब देना है। राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर देश के प्रथम अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता थी, जिनका 7 जून 2023 को निधन हो गया। उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका, 55 नंबर का जवाब बताइए क्या होगा? नाम था गीतांजलि अय्यर। गीतांजलि अय्यर, यहां पे आंसर आपका होगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए 56 नंबर। भारत सरकार ने निम्न में से किसकी अध्यक्षता में मणिपुर राज्य में हुई हिंसक घटनाओं की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया है? हाँ, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा? 56 का आंसर आ चुका है यहाँ पर, अजय लांबा, बिल्कुल सही है। 57 नंबर बताइए क्या होगा? प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक 2022 में किस देश को सर्वाधिक दुखी दयनीय माना गया है ना, दुखी और दयनीय माना गया है? आंसर क्या होगा? और आंसर हमारे बीच आ चुका है 57 नंबर का, यहाँ पर जिम्बाब्वे को माना गया। अगला प्रश्न बताइए। हाँ, यहाँ पर देखिए 58 नंबर बताइए। किस देश में 19 से 21 मई 2023 के मध्य 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? 58 का आंसर क्या होगा? 58 का जवाब होगा आपका ये जापान के साथ। चलिए 59 नंबर बताइए क्या होगा? 59 नंबर बताइए क्या होगा? पूछा गया है हाल ही में किस व्यक्ति को भारत तथा फ्रांस देश के मध्य व्यापार संबंधों को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से यहाँ पर सेविलियर डी ला लीजन डी ऑनर सम्मानित किया गया है? ये तो जवाब सभी का सही आएगा, है ना, ये करा भी चुके हैं। ये आपका एन चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल टाटा समूह के अध्यक्ष है ना आपके, एन चंद्रशेखरन टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न बताइए 60 नंबर। हाँ, यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य के चुनार बलुआ पत्थर को भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है? तो बलुआ पत्थर ये आपका तो उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है, उनका नाम आपको बताना है। और आंसर हमारे बीच आ चुका है, स्वामी विवेकानंद बता रहे हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए 62 नंबर बताइए क्या होगा? यहां पर पूछा गया UNFCCC का अर्थ क्या है? 62 नंबर बताइए। इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आंसर जाएगा बी के साथ। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क है। 63 नंबर बताइए हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी देश की जो राष्ट्रीय मुद्रा है हंगेरियन
फोरिएंट है। संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? संगाई महोत्सव की अगर हम बात करते हैं, ये भारत के मणिपुर राज्य में आयोजित किया जाता है संगाई महोत्सव। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका हर साल मनाया जाता है, आपका 1 मई को मनाया जाता है। आंसर जाएगा सी के साथ। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, स्पीकर थे? आपके पहले स्पीकर अध्यक्ष की जब हम बात करते हैं तो ये आपके थे जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। आंसर जाएगा बी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? कौन सा देश करता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? आंसर जाएगा बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। - 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा था? यह आपका था तेलंगाना। तेलंगाना बिल्कुल सही है। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल, वॉलीबॉल आपका है नेपाल का। अगला प्रश्न बताइए, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है? और यहां पर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है, 25 वर्ष बता रहे हैं, है ना। राज्यसभा सदस्य बनना है 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनना है 35 वर्ष, ग्राम पंचायत सदस्य बनना है 21 वर्ष, वोट डालना है तो 18 वर्ष। ये सब उम्र है। तो चलिए, इस तरीके से आपका एक मॉडल पेपर जो आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा।